वो Mg से ज़्यादा स्टेबल होता है। तो अब ये सारी चीज़ें जो है ना वो मेटल वाले चैप्टर से ही हैं। देख लीजिए मेटल, ये जो क्वेश्चन है ये जो मेटल एंड नॉन मेटल है उसी के चैप्टर से लिया गया है। कह रहा है कि जो हमारे पास Mg होता है, Mg+2 एंड Mg दोनों में कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है, और क्यों होगा। ये क्वेश्चन पूछा है कि Mg+2 और Mg में कौन ज़्यादा स्टेबल होगा। तो देखिए स्टेबिलिटी का मतलब ये होता है कि वो एलिमेंट ज़्यादा स्टेबल होते हैं या स्टेबल माने जाते हैं जिनका ऑक्टेट या डुप्लेट कंप्लीट होता है। ये हम लोग पढ़े हैं, लास्ट सेल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, हीलियम के लिए, और बाकी के लिए लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो जिनका आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो होता है वो कंप्लीट होता है, मतलब ऑक्टेट उनका कंप्लीट होता है, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं। तो जरा देखिए Mg की अगर हम बात करें तो Mg का जो एटॉमिक नंबर होगा वो 12 होगा, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो आप क्या मिलेगा, 282। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका मिल गया। ये Mg का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। वहीं अगर हम Mg+2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछें तो मालूम है Mg+2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, +2 का मतलब क्या हुआ कि इसके पास से 2 इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं, रिलीज कर दिया इसने। इसका मतलब अब इसके पास इलेक्ट्रॉन बचे कितने, तो अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो 2 इलेक्ट्रॉन ये रिलीज हो जाएंगे। 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे तभी ना Mg2+ बन पाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 और 8। अब 2 और 8 हो गया तो इसके ऑक्टेट, इसके लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8, और लास्ट सेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन है तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। इसलिए Mg+2 ज्यादा स्टेबल माना जाता है एज कंपेयर टू Mg। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए एक ऐसा नॉन मेटल का नाम बताइए जो जिसमें नॉन मेटल है लेकिन वो लस्टर हो, उसमें चमक हो। तो जनरली हम लोग मेटल और नॉन मेटल में डिफरेंस पढ़े हैं, और ये डिफरेंस पूछ भी सकता है कि मेटल और नॉन मेटल में क्या डिफरेंस होता है। तो एक बार मैं आपको जल्दी से बता दूं कि मेटल और नॉन मेटल में क्या डिफरेंस होता है। देखिए जो मेटल होते हैं, अगर हम उनके केमिकल प्रॉपर्टी पे ध्यान दें तो जो मेटल होते हैं उनके लास्ट ऑर्बिट में 1, 2, 3 तक इलेक्ट्रॉन होते हैं लास्ट ऑर्बिट में। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन होगा, 2 इलेक्ट्रॉन होगा या 3 इलेक्ट्रॉन होगा। वहीं अगर हम नॉन मेटल की बात करें तो नॉन मेटल के लास्ट ऑर्बिट में 4 से 8 के बीच में इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, 4 से 8 के बीच में इलेक्ट्रॉन होंगे लास्ट ऑर्बिट में, तो वो नॉन मेटल होंगे। और वहीं अगर लास्ट ऑर्बिट में अगर 1 से लगा के 3 तक इलेक्ट्रॉन है तो वो मेटल होंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं सोडियम की बात करूं तो क्या होगा, 11, और इसको हम लोग लिखेंगे 281। लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, तो मेटल हो गया। मैग्नीशियम की देख लीजिए, लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, तो मेटल हो गया। वहीं अगर मैं आपको किसी और की बात, जैसे क्लोरीन की बात कर लूं तो क्लोरीन कितना होता है, 17, तो कितना हो जाएगा, 2, 8 और 7। लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है, नॉन मेटल हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से लास्ट सेल में अगर 4 से 8 के बीच में इलेक्ट्रॉन है, 4, 5, 6, 7, 8 अगर इलेक्ट्रॉन है तो वो नॉन मेटल होगा, और बाकी 1 से लगा के 3 तक मेटल होते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है कि मेटल के पास ये टेंडेंसी होती है कि वो आसानी से इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, लॉस कर देते हैं, लूज कर देते हैं आसानी से इलेक्ट्रॉन। वहीं नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं करते हैं आसानी से। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी वो गेन करते हैं, नॉन मेटल गेन करते हैं और मेटल जो होते हैं वो लॉस करते हैं। ठीक है, तो अगर ये लॉस और गेन वाली प्रॉपर्टी समझ में आ गई है तो आपको जो है डिफरेंस समझ में आ जाएगा आयनिक कंपाउंड और कोवैलेंट कंपाउंड में। तो देखिए आयनिक कंपाउंड और कोवैलेंट कंपाउंड में कुछ डिफरेंस पूछा है। ठीक है, तो देखिए आयनिक कंपाउंड और कोवैलेंट कंपाउंड में क्या डिफरेंस होता है ये हम लोग देख लेंगे। आयनिक कंपाउंड, ठीक है, और कोवैलेंट कंपाउंड, कोवैलेंट कंपाउंड में क्या डिफरेंस होता है। तो देखिए जो आयनिक कंपाउंड होते हैं ना वो आयंस के मिलने की वजह से बनते हैं, और आयंस के मिलने की वजह से बनते हैं इसलिए इनका नाम है आयनिक कंपाउंड। अब आयंस बनेंगे कैसे, तो जब इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर होता है, जब एक एटम किसी दूसरे एटम को अपना इलेक्ट्रॉन पूरी तरीके से कंप्लीटली ट्रांसफर कर देता है तो वहां पे आयन क्रिएट हो जाता है, और ऐसे कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं आयोनिक कंपाउंड। जैसे देखिए एग्जाम्पल के तौर पर Na और यहाँ Cl, यानी के पास 1 इलेक्ट्रॉन लास्ट सेल में ज्यादा था और Cl के पास 7 इलेक्ट्रॉन थे लास्ट सेल में, उसको 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी, तो Na ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसको ट्रांसफर कर दिया है, Cl को ट्रांसफर कर दिया। तो यहाँ क्या बचेगा, Na+ और Cl-, इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा जिसको हम लोग नाम देंगे आयोनिक बॉन्ड, और ऐसे कंपाउंड को हम लोग कहते हैं आयोनिक कंपाउंड। वहीं कोवैलेंट कंपाउंड में जो होता है ना, कोवैलेंट कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन कंप्लीट ट्रांसफर नहीं होता है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कंप्लीट ट्रांसफर हो गया Cl के पास, लेकिन कोवैलेंट कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर नहीं होता है कंप्लीटली, इलेक्ट्रॉन क्या काम करते हैं, शेयर करते हैं, एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग होता है। ठीक है, तो इस ऐसे बनने वाले कंपाउंड को हम लोग कोवैलेंट कंपाउंड बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बोलूँ CH4,
एक कोवेलेंट कंपाउंड है। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। पहला डिफरेंस तो यही होगा, ये कंप्लीट इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफर से बनता है, ये इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग से बनता है। इनके पास पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज होते हैं, आयंस की वजह से बनता है, इसलिए इनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जो दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगता है, पॉजिटिव आयन और निगेटिव आयन, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है एज कंपेयर टू कोवेलेंट कंपाउंड के। ठीक है, इसलिए इनको आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता है, जबकि इनको आसानी से क्या किया जा सकता है, ब्रेक किया जा सकता है। तो ये जनरली स्ट्रांग होते हैं, बात समझ में आ रही है, जनरली स्ट्रांग होंगे और ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में, ज्यादातर क्रिस्टल फॉर्म में पाए जाते हैं। ठीक है, तो आयनिक बॉन्ड जो होते हैं, इनका जो अट्रैक्शन फोर्स होता है दोनों आयंस के बीच में, क्योंकि आपको मालूम है अपोजिट आयंस के बीच में अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होता है, तो ये जो है इनका जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है, जो दोनों के बीच में फोर्स लग रहा है, वो ज्यादा स्ट्रांग होता है। दूसरी बात क्या है कि ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे हम ना आयनिक कंपाउंड को वाटर में घोलते हैं, Na+Cl- अलग हो जाएगा, और Na+Cl- अलग हो जाएगा तो वाटर में आसानी से घुल जाता है। तो ये क्या होता है कि जो आयनिक कंपाउंड होते हैं ना, वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं, पानी में आसानी से घुल जाते हैं। वहीं ऑर्गेनिक कंपाउंड में या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये जो है सॉल्युबल नहीं होते हैं। अब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कौन कौन से हैं? तो जैसे बेंजीन हो गया, क्लोरोफॉर्म हो गया, ईथर हो गया। इसमें जब हम आयनिक कंपाउंड को घोलते हैं ना, तो ये घुलेंगे ही नहीं। क्यों? रीजन पूछेगा कि क्यों नहीं घुलेंगे आयनिक कंपाउंड जो है वो जो आयनिक कंपाउंड है वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में क्यों नहीं घुलते हैं? तो इसका रीजन है कि इनका जो है ये अपने आयन में डिसोसिएट नहीं हो पाते हैं जब हम इनको ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के साथ घोलते हैं, जैसे अल्कोहल हो गया और आपका क्लोरोफॉर्म हो गया, इनके साथ घोलेंगे ना तो आयनिक कंपाउंड अपने आयन में ब्रेक ही नहीं होंगे, और ब्रेक ही नहीं होंगे तो घुलेंगे नहीं। वहीं अगर हम कोवैलेंट कंपाउंड की बात करें तो कोवैलेंट कंपाउंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं। बात समझ में आई? तो ये कुछ इनका डिफरेंस है, आयनिक कंपाउंड और कोवैलेंट कंपाउंड का डिफरेंस है। ठीक है, तो ये डिफरेंस भी देख लीजिएगा, पूछ लेगा, और ये भी पूछ सकता है कि किसके किसके। अच्छा, इलेक्ट्रॉन जो है, जो आपका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी क्वेश्चन में पेपर में भी आ सकता है कि किसी एक कंपाउंड का नाम दे देगा और कहेगा इसका इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर बनाइए। ठीक है, तो ये भी आप कर लीजिएगा। ठीक, तो ये क्वेश्चन थे कुछ जो इंपॉर्टेंट थे, बाकी अभी क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हम आपको बताएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू क्लास।